हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट मून। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट मून वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, वो वे उपग्रह कहलाते हैं। सब मतलब ये तो पता है कि हाँ भाई, जो अपने अक्ष पर भी अपनी परिक्रमा कर रहा है और उसके साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है, तो वे तो उपग्रह हो गए। ठीक है। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक प्रकाश नहीं होती। ये सूर्य मतलब तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य एक तारा है, तो और ये उस तारे से ही प्रकाशित होते हैं, उस तारे से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है। देन इसके बाद कहता है कि सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं और बुध तथा शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। फिर बता रहे इसमें चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। कि ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था जिससे चंद्रमा निर्माण हुआ है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। ठीक है। चंद्रमा का पथ परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को पेरोजी कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होती है तो इस जो फिर वो टाइम होता है उसे पेरोजी कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा एवं चमकीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण जो चंद्रमा है वो अधिक बड़ा मतलब उससे आकार से ज़्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को अपोजी कहते हैं। जब वो पृथ्वी और चंद्रमा करीब होते हैं तो उसे पेरोजी कहते हैं, और जब इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो उसे अपोजी कहते हैं। ये याद रखना, पेरोजी और अपोजी में डिफरेंस। ठीक है। देन इसके बाद कहते हैं कि चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे की, मतलब जो उसका टाइम पीरियड है परिभ्रमण और परिक्रमण का, उसका 27 दिन 27 डेज और 8 घंटे है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून या टेट्राड कहते हैं। मतलब जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाते हैं तो उसको ब्लड मून या टेट्राड कहते हैं। इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। वो बिल्कुल लाल दिखता है जो चंद्रमा होता है। ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। देन इसके बाद बता रहा है धूमकेतु यानी कि पुच्छतल तारे। तो धूमकेतु पुच्छतल तारे क्या होते हैं? धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। उनका कोई फिक्स मतलब कि कोई नियमित नहीं है, उनका अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं। अगर वो सूर्य के करीब जाएगा तो उसमें से मतलब कि वो गर्म होगा, ये तो ठीक वो हो, ये तो नॉर्मल बात है कि अगर कोई भी कुछ भी वस्तु है अगर किसी गर्म चीज़ के पास जाएगी तो उसका भी टेम्परेचर हाई होता जाएगा। तो गर्म होने के कारण वो बता रहा है कि मतलब उसके अंदर से गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे ही पुच्छतल तारे कहते हैं। पुच्छतल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है, मतलब सूर्य के उल्टी दिशा में उसकी पूंछ रहती है। हैली एक पुच्छतल तारा है। हैली एक बताया गया है, एक का नाम दे दिया हैली। तो एक पुच्छतल तारा है। यह पृथ्वी से प्राय प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 76 ईयर्स बाद ये तारा दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। मतलब कि बहुत ही कम टाइम है जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले धूमकेतु में है। ठीक है। देन बता रहा है इसके प्रकार धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। कि धूमकेतु के 3 भाग बता रहा है। फर्स्ट बता रहा है नाभि। यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है जो धूल, बर्फ और अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। इसे नाम दे दिया नाभि। देन इसके बाद बता रहा है कोमा। कोमा क्या है? यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है। शीर्ष भाग यानी कि ऊपर का भाग, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। जो उसके केंद्र से यानी कि उसके बीच से जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल
बनता रहता है। फिर आता है पूछिए, धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है, यानी कि एंड वाला हिस्सा है, लास्ट वाला, जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। देन इसके बाद बता रहा है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स क्या होता है। क्षुद्र ग्रह भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य यानी कि बीच करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि जो मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह है उसके बीच में करोड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और इनके कोई फिक्स आकार नहीं बताया गया है, ये अलग अलग आकार में पाए जाते हैं और पिंडों की पट्टी के रूप में। फिर बता रहा है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व के, यानी घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई ऐसे घूमती और ये उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। फिर बता रहे हैं कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक, फिर बता रहा है प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई, जिसमें क्षुद्र ग्रह को रखा गया और उसका नाम दे दिया गया प्लूटाइड। देखो जैसे ये इमेज दी हुई है क्षुद्र ग्रह की, तो ये अंदर में केंद्र की तरफ दिखा रहा है, अपना सूर्य हो गया केंद्र में, उसके बाद आ गया बुध ग्रह। ठीक है, बुध के बाद हो गया हमारा शुक्र, और शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बाद क्या हो गया, मंगल हो गया, और मंगल के बाहर की तरफ क्या हो गया, बृहस्पति हो गया। और मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो पर्पल कलर की जो पट्टी है, इस पट्टी को क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। इस पट्टी के अंदर ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, और जो ये क्षुद्र ग्रह हैं इनको किसकी श्रेणी दे दी गई, इनको प्लूटाइड की श्रेणी दे दी गई। देन उसके बाद बता रहे हैं जो शेरस सबसे बड़ा एवं सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है जो शेरस है, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 इडा और 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह है, और इन सभी क्षुद्र ग्रहों को प्लूटाइड की श्रेणी में रखा गया है, मतलब उस श्रेणी में ऐड कर दिया गया है। फिर बता रहा है उल्का पिंड। ठीक है, फिर आता है उल्का पिंड क्या होता है, तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं। जो ये मंगल हो गया हमारा, और उसके बाद हो गया बृहस्पति, तो उसके बीच में मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ बहुत सी संख्या में उल्कापिंड पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात के ऊपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। देन उसके बाद जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होती है। ठीक है, मतलब जैसे ही कोई भी उल्का पृथ्वी की तरफ आ रहा है और फिर जो पृथ्वी के वायुमंडल में वो मतलब आ जाता है, तो गैसों से उत्पन्न वाले घर्षण के आपने देखा होगा भी आग लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो तेज़ गति से आ रहा है, और इस अवस्था अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा शूटिंग स्टार कहते हैं। आपने देखा होगा आसमान में शूटिंग स्टार्स को, तो जो वो उल्का होते हैं उन्हें ही शूटिंग स्टार कहते हैं। देन बता रहा है कि इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पीड गति मतलब काफ़ी तेज़ गति से आते हैं, तो जिससे उसमें घर्षण होता है, ज़्यादा घर्षण होने के कारण वो बीच में ही राख हो जाते हैं, जो कि उल्कास्म कहलाते हैं। और जो शूटिंग स्टार बीच में जलकर राख हो गए उन्हें उल्कास्म कहते हैं। जबकि कुछ उल्काएं जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। और जो पृथ्वी पर पहुंच गए, जिनकी वही किस्मत अच्छी हो गई, जो पृथ्वी पर पहुंच गए उनको उल्कापिंड कहते हैं, और जो बीच में ख़त्म हो गए उनको उल्कास्म कहते हैं। देन उसके बाद ये टेबल है, इस टेबल में दिखा रखा है, इसमें ग्रह उपग्रहों की संख्या, प्रमुख उपग्रह, यानी कि जैसे कि ये पृथ्वी हो गया फर्स्ट पे, तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 1। तो प्रमुख उपग्रह वो क्या है, मतलब जो पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है, तो वो क्या है, चंद्रमा। फिर बता रहे हैं मंगल के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 2, और वो कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। फिर हो गया बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 79।
और 79 में इसमें जो प्रमुख है, जो मुख्य रूप से जिनका नाम लिया जाता है वो कौन कौन से हैं? गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, लो, और बाकी तो 79 है उस मतलब कि, और इनके मिक्स करके ही 79 है, पर ये प्रमुख है। देन उसके बाद बता रहा है शनि। तो शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी होगी? 82। 82 में प्रमुख कौन कौन से हैं? टाइटन, रिया, लापिटस, वेस्टला, टेथिस, पेंडोरा आदि। देन उसके बाद आता है अरुण। अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? टिटेनिया, ओबेरान, उब्रियल, एरियल आदि। देन उसके बाद वरुण। वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 और प्रमुख उपग्रह हो गए ट्राइटन, लारिसा, पोटियस आदि। देन उसके बाद ये नेक्स्ट टेबल है, इसमें दिखाए हुए है खगोलीय अभियान, यानी कि जो अभियान किए गए हैं वो दिखा रखा है। फर्स्ट में दिखा रखा है अपोलो मिशन। तो अपोलो मिशन 1968 में नासा द्वारा चंद्र अभियान, ठीक है, कौन से अभियान के तहत? चंद्र अभियान के उसमें। देन बता रहा है कैसिनी 1997, इसमें क्या था? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी, इसमें तीन हो गए, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी, और ये किसके उसमें गया? शनि अभियान में। देन हो गया हायाबुसा 2003, और ये जापान द्वारा क्षुद्र ग्रह अभियान, ठीक है, इसमें क्षुद्र ग्रह अभियान के उसमें खगोलीय अभियान था ये। देन उसके बाद रोसेटा मिशन 2004, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, और इसमें कौन सा था? सौरमंडल के अध्ययन हेतु, ये सौरमंडल के अध्ययन हेतु ये किया गया था ये अभियान। देन उसके बाद ह्यूजेंस प्रोब 2004 नासा द्वारा किया गया टाइटन उपग्रह के अध्ययन हेतु। देन इसके बाद होता है मैसेंजर 2004, ये नासा द्वारा बुध अभियान के उसमें अंतर्गत। देन आर्बिटर मैसेंजर 2004 नासा द्वारा शुक्र अभियान। देन डीप इम्पैक्ट यान 2005 नासा द्वारा धूमकेतु अभियान। देन सोलर बी 2006 नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान सूर्य के अध्ययन हेतु ये अभियान किया गया था। देन उसके बाद चंद्रयान फर्स्ट 2008, चंद्रयान सेकंड 2018 संभावित बताया हुआ है इसमें, और ये कहाँ मतलब किसके द्वारा किया गया? ये भारत अपने भारत द्वारा किया गया चंद्र अभियान का अध्ययन हेतु। देन उसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर 2011 नासा द्वारा, और ये मंगल अभियान के हेतु किया गया। देन ग्रेल कब किया गया? 2011 नासा द्वारा चंद्र अभियान के लिए। देन मंगलयान 2013, ये भारत द्वारा किया गया, भारत द्वारा मंगल अभियान के लिए किया गया। देन चांगाई 5 2017 में किया गया चीन द्वारा चंद्र अभियान के लिए। उसके बाद हो गया मून ऑर्बिटर 2020 से 2025, अभी बता रखा है इसका, दक्षिण कोरिया द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, चंद्र अभियान के अध्ययन हेतु ये किया जा रहा है। अब इसके बाद ये कुछ प्रमुख बुक्स बताई गई है और उनके लेखक बताए गए हैं। तो फर्स्ट बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके जो राइटर कौन है? स्टीफन हॉकिंग इसके राइटर है इस बुक के। नेक्स्ट बुक है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के राइटर कौन है? स्टीफन हॉकिंग, मतलब दोनों बुक के ये ही राइटर हैं, स्टीफन हॉकिंग। देन बता रहा है थर्ड बुक है द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट के राइटर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। देन है द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, इसके जो राइटर है सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर इसके राइटर हैं। इसके बाद कुछ मेन चीज़ें बताई हुई है, इन पर थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना, मतलब ये है पीछे की चीज़ें ही, बस ये मेन हाईलाइट करके इसमें दी हुई है, तो ध्यान देना। हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। इसके बाद बता रहा है 2 आकाश गंगाओं के मध्य का स्थान काला है, यानी कि 2 आकाश गंगा होगी तो उसके बीच का जो स्थान होगा वो क्या काला है।
फिर बता रहा है हिग्स बोसोन कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। जो हिग्स बोसोन कण है उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से कहा जाता है। दैन उसके बाद बता रहा है यदि कोई खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान जो होगा वो अनंत होगा। फिर बता रहा है ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली ऐसी सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती है। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मिलिकन बताया है कि सबसे पहले उसने इसका अध्ययन किया गया था, उसके द्वारा किया गया था इसका अध्ययन। दैन इसके बाद केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का और जबकि कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है नेट का कि नवीन खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है केपलर, और आधुनिक खगोल शास्त्र का किसे कहा जाता है? कोपरनिकस। ठीक है। फिर बता रहा है प्रोटोस्टार या आदि तारे को भ्रूण तारा भी कहा जाता है। जो प्रोटोस्टार और आदि तारे होते हैं उनको भ्रूण तारा भी कहा जाता है। फिर आते हैं तारे में हाइड्रोजन, जो तारे में हाइड्रोजन है वो है कि कितना होता है, तो इसमें ये बता रखा है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन एवं लौह तत्व इसमें बताया हुआ है कि ये इतना होता है। देन बता रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। देन उसके बाद दक्षिण भारत में केरल के त्रिवंतपुरम जिले में थुम्बा में ट्रेल्स यानी कि थुम्बा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है। क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इसे केरल के त्रिवंतपुरम जिले में थुम्बा में स्थापित किया गया है। फिर है क्वासर्स एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो खगोलीय पिंड है उसका नाम क्या है? क्वासर्स, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। वास्तव में क्वासर्स एक ऐसी आकाशगंगा का मध्य भाग है जिसका ज्ञान हमें अब तक नहीं, जिसका अभी तक पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। फिर इसके बाद 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसके सिद्धांत से? सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा 1916 में की थी ब्लैक होल की भविष्यवाणी। फिर है 1967 में भौतिक वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने सार्वजनिक व्याख्यान में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। फिर उसके बाद 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी सबसे प्रसिद्ध खोज काले विवर विकिरण उत्सर्जित करते हैं का प्रतिपादन किया। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी बस इतनी ही। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको आधी चीज़ें समझ आई, आधी नहीं आएगी, आधी दिमाग से ऊपर से जाएगी। और मैंने कोशिश की है कि मैं मेन चीज़ें ही जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को ही वीडियो में ऐड करूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।